डियर स्टूडेंट्स, चुनावी राजनीति यह पाठ हमारा चल रहा था और इस पाठ की पिछली वीडियोज़ में हमने चुनाव क्यों ज़रूरी हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक किन आधारों पर माना जाता है, इस विषय में हमने बातचीत की थी। इसके अलावा हमने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात की। जो प्रतिस्पर्धा रहती है विभिन्न पार्टियों के बीच में, वह क्यों ज़रूरी है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, क्या उसकी सीमाएँ हैं। और जो हमारी चुनाव की प्रणाली की बात हमारी चल रही थी जिस समय, उसमें हमने चुनाव क्षेत्र के टॉपिक को क्लियर किया था कि जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं एक सीट से, वह सीट चुनाव क्षेत्र होती है। उसके अंतर्गत हमने विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा चुनाव क्षेत्र व विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बातें कर ली थी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा आरक्षित चुनाव क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोगों लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास नहीं हो। संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने आरक्षित चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था में उन्होंने क्या किया, कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए, तो कुछ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए। आरक्षित करने का मतलब क्या है, जैसा कि आप रिजर्वेशन में देखते हैं, यदि आप अपनी सीट को रिजर्व करा देते हैं तो उस सीट पर कोई नहीं बैठ पाता। तो रिजर्व का मतलब क्या है, आरक्षित। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें पर न केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए व 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए भी आप उसी नक्शे को देख लेंगे जो हमने उस दिन दिखाया था। इसमें जो ये रेड कलर की सीटें हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तथा जो ग्रीन कलर की सीटें हैं ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, इन पर नज़र डाल सकते हैं, इनका अवलोकन कर सकते हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों, शहरी नगरपालिका व नगर निगमों व स्थानीय निकायों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे महिलाओं की आवाज़, महिलाओं के समूहों का भी प्रतिनिधित्व हो सके और उनकी आवाज़ भी हमारी संसद में पहुंच सके। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आरक्षित चुनाव क्षेत्र की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले हेडिंग पर, मतदाता सूची की। तो मतदाता सूची का मतलब क्या होता है, मतदाता माने वोटर्स, जितने भी हमारे यहाँ वोटर्स हैं, और सूची माने लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट को हम मतदाता सूची कहते हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, इससे इसका सीधा संबंध है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी वयस्क नागरिक हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार मिले, कोई वोट देने से वंचित न रह जाए, इसीलिए मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है। हमारे देश में 18 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी लिंग से संबंध रखता है, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है,
लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही किया जाता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव में पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जिन व्यक्तियों की डेथ हो गई है, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोगों को मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाता है। इसीलिए हर आम चुनाव से पहले मतदाता सूची का अपडेट किया जाता है, उसको दोबारा से जारी किया जाता है। यदि पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है उम्मीदवारों का नामांकन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो किस प्रकार से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, किस प्रकार से वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे इसके लिए। तो इसके विषय में हम इस हेडिंग में बात करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति वह मतदाता होता है तो वह उम्मीदवार भी बन सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की रखी गई है, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 25 वर्ष की रखी गई है। उम्मीदवार बनने में अपराधी वगैरह लोगों पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह पाबंदी भी कुछ कम मामलों में ही लागू होती है। राजनीतिक दल का अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में इस नामांकन को टिकट कहते हैं। वो कहते हैं जिसको व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया तो उसको कह देते हैं कि हमने उसको टिकट दी है इस क्षेत्र से, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। ठीक है जी। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने पड़ते हैं। कौन कौन से मामले? अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में, अपने परिवार के और उम्मीदवार की जो संपत्ति है उसके बारे में, तथा उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के विषय में। इसको आप देख लीजिए, इसमें आपको निर्वाचक नामावली आपको दिख जाएगी। ये बिहार की है 2019 के चुनावों की, और इसका आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति, ठीक है, और उसकी स्थिति क्या है, लोकसभा के क्षेत्र की संख्या इसमें डाल देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे सामान्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार की नामावली भी दी गई है। तो ये मतदाता सूची हम इसे कह सकते हैं, इसमें जो है नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान, इसके विषय में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।